हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आइए देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए आज 28/10/2023 का क्वेश्चन। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भूमि क्षरण तटस्थता यानी एलडीएन एक सीधी सरल अवधारणा है जिसका उपयोग वनोन्मूलन पर रोक लगाने और निम्नीकृत भूमि की पुनर्स्थापना के लिए एक बहुमुखी उपकरण के रूप में किया जा सकता है। दूसरा है, बॉन चैलेंज का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कुल 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापित करना है। ये एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, तो आंसर होगा यहाँ पे दोनों कथन सही है। ठीक है, आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। भूमि क्षरण तटस्थता। कर भूमि क्षरण तटस्थता एक सीधी सरल अवधारणा है जिसका उपयोग वनों उन्मूलन पर रोक लगाने और निम्नीकृत भूमि की पुनर्स्थापना के लिए एक बहुमुखी उपकरण के रूप में किया जा सकता है। साथ ही इसके उपयोग से पर्याप्त, सुचारू तथा उत्पादक प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित किया जा सकता है। तथा कथन एक सही है। कर यह बेहतर भूमि प्रबंधन प्रथाओं एवं भूमि उपयोग योजनाओं पर केंद्रित है जो मौजूदा और आगामी पीढ़ियों के लिए आर्थिक, सामाजिक व पारिस्थितिकी संधारणीयता में सुधार करने में सहायता करेगी। तो आइए देखते हैं और है, कर यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने तथा अनुकूलन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भूमि क्षरण को पूरी तरह से नियंत्रित करने, मृदा और वनस्पति में कार्बन भंडार बढ़ाकर भूमि को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्रोत बनाने के बजाय इसे कार्बन सिंक में परिवर्तित किया जा सकता है। भूमि क्षरण को रोकने के प्रयास से संबंधित कुछ है, तो बॉन चैलेंज, इसके तहत वर्ष 2020 तक विश्व के 150 मिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई वाली और बंजर भूमि को पुनर्स्थापित करने तथा वर्ष 2030 तक कुल 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। अतः कथन दो सही है। फिर है ग्रेट ग्रीन वॉल। कर वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहल जहां साहिल सहारा अफ्रीका के 11 देशों ने भूमि क्षरण को नियंत्रित करने और परिदृश्य में स्वदेशी पौधों के जीवन को पुनर्जीवित करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कर ओलंपिक खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वर्ष 2021 में नए ओलंपिक आदर्श वाक्य को सिटियस अल्टियस फोर्टियस से परिवर्तित करके सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्यूटर कर दिया गया है। दूसरा है, पहला आधुनिक ओलंपिक ग्रीस के एथेंस में आयोजित किया गया था। तीसरा है, ओलंपिक खेलों में समर गेम्स, विंटर गेम्स, यूथ ओलंपिक गेम्स और पैरा ओलंपिक शामिल हैं। तो ध्यान देना है कि पहला और दूसरा तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, समर गेम्स, विंटर गेम्स, यूथ ओलंपिक गेम्स शामिल तो है, बट पैरा ओलंपिक जो है ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा केवल बी, ऑप्शन दो, केवल दो, ऑप्शन बी। ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू परिचय। ओलंपिक एक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है जो प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ओलंपिक का लक्ष्य खेल के माध्यम से मनुष्य का विकास करना और विश्व शांति में योगदान देना है। ओलंपिक में शामिल खेल समर गेम्स, विंटर गेम्स और यूथ ओलंपिक गेम्स शामिल है। कथन सही नहीं है। ठीक है, अतः कथन 3 सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं स्लाइड को। मूल ओलंपिक आदर्श वाक्य 3 लैटिन शब्दों से बना है, सिटियस अल्टियस फोर्टियस। इन शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ फास्टर, हायर, स्ट्रेंगर है। वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में ओलंपिक आदर्श वाक्य में बदलाव को मंजूरी दी गई। नया ओलंपिक आदर्श वाक्य अब लैटिन भाषा में सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्यूटर है तथा अंग्रेजी में फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर टुगेदर है। अतः कथन एक सही है। चलिए आगे देखते हैं। इतिहास और उत्पत्ति। ओलंपिक की शुरुआत लगभग 3000 वर्ष पूर्व प्राचीन ग्रीस के पेलोपोनेस क्षेत्र में हुई थी। हालांकि सटीक आरंभ तिथि की अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। आमतौर पर ऐतिहासिक अभिलेखों में इसका वर्ष 776 ईस्वी पूर्व उल्लेखित है। पेरे डी क्वार्टिन की योजना के आधार पर पहला आधुनिक ओलंपिक वर्ष 1896 में एथेंस, ग्रीस में आयोजित किया गया था। अतः कथन 2 सही है। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन।
करें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएसएम, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। कर आईएसएम को वर्ष 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तत्वाधान में लॉन्च किया गया था। कितने कथन सही है ढूंढना है पहले। कर यह देश में संधारणीय सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम का एक हिस्सा है। कर इस कार्यक्रम का उद्देश्य अर्धचालक, डिस्प्ले, मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तीनों कथन क्या है इससे संबंधित सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। आईएसएम को वर्ष 2021 में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में कुल 76,000 करोड़ रुपये की वित्तीय परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था, अतः कथन एक सही है। कर यह देश में संधारणीय सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है, अतः कथन 2 सही है। फिर कर इस कार्यक्रम को देश अर्धचालक, डिस्प्ले, मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, अतः कथन 3 सही है। कर घटक क्या है भारत में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने के लिए योजना। ठीक है, कर यह सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर बफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना हेतु बड़े निवेश को आकर्षित करना है। भारत में डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए योजना। कर यह योजना डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य देश में टीएफटी, एलसीडी, एमोल्ड आधारित डिस्प्ले फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करना है। चलिए आगे है कि आर्थिक नीतियों के संबंध में बाइडनॉमिक्स शब्द कभी कभी चर्चा में रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके अर्थ को सही ढंग से दर्शाता है। तो डायरेक्ट आंसर ये है कि यह नीतियों का एक समूह है जो उच्च आय वाले व्यक्तियों और निगमों पर कर वृद्धि द्वारा वित्तपोषित राहत उपायों, बुनियादी ढांचे में निवेश और सुरक्षा जाल को मजबूत करने पर जोर देता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन है कि बाइडनॉमिक्स रीगनॉमिक्स पर एक शब्दों का खेल है जो रीगन प्रशासन की आर्थिक नीतियों का उपनाम है, जिसमें 4 स्तंभों पर जोर दिया गया है। कर में कटौती, विनियमन, घरेलू खर्च में कटौती और मुद्रास्फीति में कमी। व्हाइट हाउस के अनुसार बाइडनॉमिक्स रीगनॉमिक्स को परिभाषित करने वाली ट्रिकल डाउन आर्थिक नीतियों की स्वीकृति है। यह 3 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित एक दृष्टिकोण है। स्मार्ट सार्वजनिक निवेश करना, मध्यम वर्ग के विकास के लिए श्रमिकों को सशक्त बनाना और शिक्षित करना, लागत कम करने हेतु प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा उद्यमियों व छोटे व्यवसायों को फलने फूलने में मदद करना था। विकल्प बी भी सही है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही नहीं है ढूंढना है। कर इस योजना का उद्देश्य खेती के लिए जल की पहुंच में वृद्धि करना, सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। तो पहला कथन तो लग रहा है सही है। कर यह वर्ष 2015 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र प्रायोजित योजना जरूर है बट इसमें दोनों की भागीदारी है। ठीक है, सामान्य क्षेत्र में 75-25 है और पूर्वोत्तर राज्य में 90 और 10। ठीक है, तो इधर हो जाएगा केंद्र, इधर राज्य का। ठीक है, कर इसमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम और ऑन फॉर्म जल प्रबंधन योजनाओं को एकीकृत करना है। कितने कथन सही नहीं, तो पहले यहाँ पे एक ये नहीं सही है, ये दोनों सही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में पढ़ रहे हैं, आंसर होगा केवल एक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कर इस योजना को वर्ष 2015 में खेती के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, जल उपयोग दक्षता में सुधार करने तथा सतत जल संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। तो कथन एक सही है। कर यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र राज्यों के बीच हिस्सेदारी का अनुपात 75-25 होगा। तो कथन 2 सही नहीं है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ कि केंद्र का योजना है। करें पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा पहाड़ी राज्यों के मामले में यह हिस्सेदारी 90-10 के अनुपात में होगी। आइए तो थोड़ा और है कि वर्ष 2020 में जल शक्ति मंत्रालय ने PMKSY के तहत परियोजनाओं के घटकों की जियो टैगिंग के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इसे निम्नलिखित योजनाओं को मिलाकर तैयार किया गया था। ठीक है, मंत्रालय क्या है इसका, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, ये हो गया एक मंत्रालय। कर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय,
अब जल शक्ति मंत्रालय कहलाता है। अगला है कि एकीकृत बाढ़ क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम, ये एक है गया। फिर है भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑन फॉर्म जल प्रबंधन, कृषि और सहकारिता विभाग। अतः कथन 3 सही है। आइए देखते हैं आगे। करा राज्यसभा के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है जिसका विघटन नहीं होता है। तो पहला कथन तो सही है। कितने कथन सही ये ढूंढना है। राज्यसभा के 1/4 सदस्य हर दूसरे वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, 1/3 हो जाएगा। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य पुनर्निर्वाचन और पुनर्नामांकन के लिए पात्र नहीं होते हैं। तो सेवानिवृत्त होने के बाद क्या है, दोबारा फिर से कई बार चुने जाने का प्रावधान है भारत में। तो दूसरा तो सिर्फ पहला सही है, बाकी दूसरा और तीसरा तो गलत ही है ना। तो केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है जिसका भी गठन नहीं होता, तो कथन एक सही है। संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल संबंधी कोई विवरण नहीं किया गया है, यह संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, तो कथन 2 सही नहीं है। अरे उनकी सीटें हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में नए चुनाव और राष्ट्रपति नामांकन से भरी जाती है। सेवानिवृत्त सदस्य कितनी भी बार पुनः निर्वाचन और पुनर्नामांकन के पात्र होते हैं, ठीक है। इसीलिए कथन ये 3 भी सही नहीं था, ये भी नहीं सही था। डोकलाम पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर डोकलाम भारत, चीन और भूटान के त्रिकोणीय जंक्शन में स्थित एक संकीर्ण पठार है, पहला सही है। अगर विवादित क्षेत्र भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत करीब है, जो 7 पूर्वोत्तर को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है, ये भी सही है। तीसरा है डोकलाम पठार चुंबी घाटी का हिस्सा है जो मुख्य रूप से तिब्बत में है, तो ये भी सही है। कितने कथन सही है, इनमें से कोई नहीं। आइए इसका आंसर देखते हैं, ये कंफ्यूज हो गया है इसमें। ठीक है, ऑप्शन सी ही सभी सही है, ठीक है बता रहे थे। तो तीनों कथन यहाँ पे क्या है, सही है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सभी 3। डोकलाम भारत, चीन और भूटान के त्रिकोणीय जंक्शन में स्थित एक संकीर्ण पठार है, तो कथन एक सही है। चीन डोकलाम पठार पर दावा करता है। विवादित क्षेत्र भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत करीब है, जो 7 पूर्वोत्तर राज्यों को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है, तो कथन 2 भी सही था। सड़क के निर्माण से भूटान और चीन के बीच चिंताएं बढ़ गई हैं। डोकलाम पठार चुंबी घाटी का एक हिस्सा है जो मुख्य रूप से तिब्बत में है, तो कथन तीसरा भी सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ह्यूमन राइट्स वॉच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ह्यूमन राइट्स वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1978 में हेलसिंकी वॉच के रूप में की गई थी। फिर है कि इसका उद्देश्य हेलसिंकी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में अधिकारों के हनन की जांच करना होता है। तीसरा है वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा प्रकाशित की गई थी। कितने कथन सही नहीं हैं, तो यहाँ पे सारे कथन सही, इसलिए कोई भी नहीं, ऑप्शन डी, ठीक है। इसके कारण कन्फ्यूजन मिल गया था। आइए देखते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1978 में हेलसिंकी वॉच के रूप में की गई थी, अतः कथन एक सही है। मानव अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना सभी मनुष्यों के लिए निहित अधिकार है। इसका उद्देश्य हेलसिंकी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में अधिकारों के हनन की जाँच करना है, कथन दूसरा सही है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। हेलसिंकी समझौता और यूरोप में सुरक्षा और सहयोग पर पहले सम्मेलन के समापन पर हस्ताक्षरित एक प्रमुख राजनयिक समझौता था। वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 ह्यूमन राइट वॉच द्वारा प्रकाशित की गई थी, अतः कथन 3 सही है। अगला है कुछ पारंपरिक हथियारों पर अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कुछ पारंपरिक हथियारों के उपयोग पर रोक लगाने या प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है जिन्हें अत्यधिक हानिकारक माना जाता है। क्या है, यह कुछ पारंपरिक हथियारों के उपयोग पर रोक लगाने या प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है जिन्हें अत्यधिक हानिकारक माना जाता है, तो पहला कथन तो सही है। दूसरा कह रहा है इस अभिसमय में लैंड माइन, ताप दीप्त उपकरण, ब्लाइंडिंग, लेजर वेपन और युद्ध के विस्फोटक अवशेष शामिल हैं। फिर तीसरा है कि भारत ने इस अभिसमय का अनुमोदन नहीं किया है। कितने कथन सही नहीं है, तो हमको लगता है केवल एक ही इसका भी होना चाहिए आंसर, क्योंकि भारत भी इस अभिसमय का अनुमोदन कर दिया है। और कितने नहीं सही ढूंढना है, तो 69 का यही होना चाहिए। आइए देखते हैं, ठीक है। कुछ पारंपरिक हथियारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को अमानवीय हथियार
अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है। कह रहे कुछ पारंपरिक हथियारों पर अभिसमय कुछ पारंपरिक हथियारों के उपयोग को निषेध या प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है जिन्हें अत्यधिक हानिकारक माना जाता है, अतः कथन एक सही है। कह रहा यह वर्ष 1980 में जिनेवा में संपन्न हुआ और वर्ष 1983 में लागू हुआ। सम्मेलन में लैंडमाइन, तापदीप्त उपकरण, ब्लाइडिंग लेजर वेपन और युद्ध के विस्फोटक अवशेष शामिल है, अतः कथन 2 भी सही है। भारत ने इस अभिसमय का अनुमोदन कर दिया है, वहाँ पे नहीं था, इसीलिए कथन तीसरा सही नहीं है। और एक कितने सही नहीं था, तो एक, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि अक्सर बेहतर आर्थिक अवसरों और घरेलू निर्णय लेने की क्षमता से संबंधित होती है। कथन दूसरा है कि व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण से महिलाओं श्रम बल भागीदारी दर में कमी का घरों के भीतर और बाहर महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति के साथ साथ राष्ट्र की समग्र आर्थिक उन्नति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान देना है कि इस बार जब क्वेश्चन सेट किए गए थे तो कितने कथन सही है ज़्यादा ऐड कर दिया गया था और इस प्रकार के क्वेश्चन को भी ज़्यादा ऐड किया गया था, तो इसका थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ दोनों कथन सही है, लेकिन कथन एक दो जो है कथन एक की व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। क्रय श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि अक्सर बेहतर आर्थिक अवसरों और घरेलू निर्णय लेने की क्षमता से संबंधित होती है, अतः कथन एक सही है। कर व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण से महिलाओं श्रम बल भागीदारी दर में कमी का घरों के भीतर और बाहर महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति के साथ साथ राष्ट्र की समग्र आर्थिक उन्नति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, अतः कथन 2 भी सही है। कर कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों कथन स्वतंत्र कथन हैं तथा महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर जो होता है उनकी निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव से संबंधित होता है, तथा विकल्प 20 सही है।